तो चलिए, इसकी पिछली वीडियो में हमने मुगल काल के 175 क्वेश्चन 174 क्वेश्चन कर लिए थे। 175 से आगे चलते हैं। इसमें तो 175वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल अमीर नहीं था? तो यलदौज जो थे वो मुगल अमीर नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा एक पद शाही आदेश को सूचित करता है? तो फरमान जो है वो शाही आदेश होता था, इसको राजा जारी करता था। इसके बाद है नेक्स्ट, कुमाऊं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो बाज बहादुर था, वो कुमाऊं का शासक था, वो शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। बी यानी कि बाज बहादुर। नेक्स्ट है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, किसने कहा है? तो स्टेनले लेनपुल ने कहा है कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट है, शेरशाह का प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ था, तो जलाल खां के अधीन हुआ था, तो अतालिक नियुक्त हुआ था। देखिए यहाँ पे शेर खां जलाल खां का शिक्षक और संरक्षक नियुक्त किया गया, बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जहांगीर की राजधानी आगरा थी, इसके दरबार में मशहूर विद्वान शेख अब्दुल हक मोहद्दिल देहलवी रहते थे। जहांगीर की राजधानी आगरा थी, आगरा से दिल्ली ले गया था शाहजहां। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख है वे हैं, तो वे हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, ए। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे गए? तो अब्दुल रहीम खान खाना, शहबाज खान, जगन्नाथ कछवाहा, इन तीनों के नेतृत्व में भेजे गए थे। अब्दुल्ला खान नहीं कोई नेतृत्व किया था। तो 1 2 3 4 देखिए डी वाला सही है इसमें। इसके बाद है, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? देखिए, अकबर द्वारा मान सिंह को फरजंद की उपाधि भी दी गई थी। तो पहले ये भी हम लोग को ध्यान रखने वाला बात है कि अकबर द्वारा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी गई थी। अब इसमें किस मुगल प्रांत का सूबेदार बनाया गया था? तो काबुल, बिहार और बंगाल का बनाया गया था, गुजरात का नहीं बनाया गया था। इसको हम लोग काबीबी से याद रख सकते हैं कि मान सिंह को राज्यपाल बनाया था या सूबेदार बनाया था काबुल, बिहार और बंगाल का। तो 1 3 और 4 सी में सही है, सी सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो महमूद लोदी लड़ा था, क्योंकि इब्राहिम लोदी मारा गया था पानीपत में, तो खानवा में महमूद लोदी लड़ा था। हसन खां भी लड़ा था, मालदेव भी लड़े थे, मेदिनी राय, मतलब 1 2 3 4 सभी लड़े थे, डी। नेक्स्ट है, मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी और सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े, तो जैता और कुप्पा जो थे मालदेव के 2 सेनानायक, वो शेरशाह के विरुद्ध गिरी के सुमेल युद्ध में लड़े थे और मारे भी गए थे। अब इसके बाद है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष संबंधी निम्नलिखित में कौन सा सत्य है बताना है। पहला कथन है, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, तो ये सत्य है। मान सिंह के चले के पश्चात राणा प्रताप ने गोविंदा को, ये भी सत्य है। राणा प्रताप ने नारायणदास के अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम प्रयास इसमें छड़ा गया जब जगन्नाथ कछवाहा बड़े। चारों कथन सत्य हैं, डी यानी कि 1 2 3 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 186वां क्वेश्चन, वह सिपा सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध दमन करने के लिए भेजा गया था, तो देखिए ये जसवंत सिंह थे, इसको शाहजहां ने भेजा था औरंगजेब के विरुद्ध दमन करने के लिए। तो धर्मट 1658 में धर्मट की लड़ाई हुई थी, धर्मट का युद्ध, उसको धर्मट के युद्ध के नाम से फेमस है। धर्मट के युद्ध में एक तरफ औरंगजेब और मुराद थे, दूसरी तरफ जसवंत सिंह और दारा थे। तो देखिए, धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था। जसवंत सिंह को शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी, इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। इसके बाद कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसे अकबर के विरुद्ध फतवा का निर्माण किया था? तो मुल्ला मोहम्मद यजदी जो था वो अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। निम्नलिखित में किस आमेर के शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है, डी। आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह। मारवाड़ के वे सामान जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी देखरेख से मुक्त कर रखा जाता था, वे कहलाते थे राजवी, और इनके संबंधियों को भी राजौलवी या राजवी कुछ कहते थे। राजवी ये कहलाते थे, इनके संबंधियों को रावलौत के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए इसमें है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में किस शहर में अकबर के शासनकाल में नीम सराय मीनार स्थित है? तो मालदा शहर में स्थित है नीम सराय मीनार। इसके बाद जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तो तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने अपने पुस्तक मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई है। अब इसके बाद है, किसे शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता था?
तो इसमें शेखू बाबा के नाम से जाना जाता था बादशाह जहांगीर को। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा कहता था। और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के अपने बेटे के उसमें एक वो भी बनवाया है, फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया कुछ। जहांगीर द्वारा जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, जहांगीर का शहर। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया है? पूरा बस संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देखिए हिरन मीनार जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में वो हिरन, उसके हाथी का नाम था, तो अपने हाथी के याद में हिरन मीनार बनवाया था। तो इसमें फतेहपुर सीकरी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 195 नंबर। मीर जुमला ने अहोम राज्य पर कब्जा करके अहोम राज्य की राजधानी को गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 में अहोम राज्य उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हारी छोड़ने का और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो ये 1681 में हुआ था। ये भी पूछता है कि 1663 में अहोम राज्य और किनके बीच संधि हुई थी? तो मुगलों के बीच संधि हुई थी। इसमें नेक्स्ट है हमारा, सूफीवाद सर्वेश्वरवाद बनना शुरू हुआ जब अल अरबी के विचार सबसे पहले जमालुद्दीन रूमी और रहमान जौनी के फारस काव्य और उसके बाद अशरफ जहांगीरी सिम्मोनी के भारत के भीतर प्रयासों पर प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। निम्नलिखित में तो कौन सा मुगल शासक था जिसे सबसे पहले इस विचार को पहचाना? तो जहांगीर था। जहांगीर वेदांत दर्शन से भी प्रभावित था। सी यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट है, साधनाबाद में साहिबाबाद के बगीचे का निर्माण किसने करवाया था? जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में तो जहां आरा बेगम जो है उसने साहिबाबाद के बगीचे का निर्माण करवाया था। उसको साहिबाबाद का बगीचा भी कहते हैं और साहिबाबाद का बगीचा बेगम के बाग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, उसने सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 200 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया। तो ये हुआ था ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने, तो सरायों का भी निर्माण करवाया था। तो इसमें शेरशाह सूरी। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन से विद्वान ने 1500 में मजहर का प्रारूप किया था? कौन से विद्वानों ने? तो ये थे मुफैजी और शेख मुबारक ने मजहर का प्रारूप किया था। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। तो शेख मुबारक और फैजी ने तैयार किया था। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, अकबर के सिक्के डालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं और गुण कारण पर सावधानी रखते थे। स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था, चांदी शुद्धता में कमी हुई, एक स्वतंत्र ढलाई में वस्तु थी। 1595 में कुल 96। ये कथन सही नहीं है। टकसाल ए बी सी सही है। ए बी सी केवल बी वाला सही है केवल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको हम रिपीट कर लेते हैं। मुगल काल में जब्ती शब्द जो होता था, उस जब्ती एक कर था। जब्ती का अर्थात जब्त करने से नहीं था, जब्ती एक प्रकार का कर था। मीर ए तुजुक यानी सचिव के पद के लिए मीर ए तुजुक। उसके बाद मीर ए बहर, ये तो नौसेना प्रमुख या जल से संबंधित जो भी था, तो मीर ए बहर। दीवाने वजारत होता था आय व्यय का देखभाल करने वाला अधिकारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 201 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस सम्राट के शासनकाल में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई? अच्छा देखिए, अल्तमगा जागीर जब आएगा तो जहांगीर, और वतन जागीर जब आएगा तो अकबर। बी यानी कि अकबर। बल्ख और बतक्सा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मुगल सम्राटों की बहुत इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। हाँ, ये सब कथन सत्य है। शाहजहां बल्ख और बतक्सा के शासक पर नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। ये कथन भी सत्य है। शाहजहां ने दारा सिकों को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना, ये कथन भी सत्य नहीं है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा कथन ही सत्य है, यानी सी वाला कथन सत्य है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था? तो जहांगीर वेदांत दर्शन से प्रभावित था। अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि सूफीवाद से भी प्रभावित था, तो अब यहाँ पे वेदांत दर्शन जहांगीर प्रभावित था। इसके बाद है, इनको लगाना है। तो देखिए, खुर्रम का युद्ध जो हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसके बाद खुर्रम का युद्ध हुआ था 1623 से 1626 में। और ऑप्शन और क्या है, धर्मत का युद्ध। धर्मत युद्ध हुआ था 1658 में। किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ औरंगजेब, दूसरी तरफ दारा सिकोह। और औरंगजेब की तरफ मुराद था और दारा सिकोह की तरफ जसवंत सिंह। और इसके बाद खुसरो का युद्ध है
खुर्रम का युद्ध, खुसरो का युद्ध। तो देखिए पहले क्या था, चौसा का युद्ध 1539, तो उसी से चालू होगा, यानी कि दूसरा से कोई चालू है नहीं। खुर्रम का युद्ध हुआ था धर्मत का 1658 में, तो धर्मत का लास्ट में आना चाहिए, तो डी वाला जो है इसमें होना चाहिए, डी। 2 से ये स्टार्ट था, मैंने देखा नहीं। इसके बाद है अकबर के राज शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व जो है वो किसानों से लिया जाता था, तो 33 से 1/3% लिया जाता था, मतलब 1/3 भाग, सी। इसके बाद जब राजस्थान की रियासत चारण अपने राजा द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए, तो बादशाह ने यह कहकर अनदेखा कर दिया कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत अनदेखी कर दी। राजा, उसकी शिकायत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा बताया, उसके निम्नलिखित में पहचान करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले देख लीजिए चारण क्या होता है। चारण जो होता था कि जो राजपूत राजा थे अपने शासनकाल में जो संगीत और नृत्य करवाते थे, तो वो चारण कला कहलाती थी या चारण प्रथा कहलाती थी। तो जोधपुर का राजा उदय सिंह जो था वह ये सब प्रथा नहीं करवाता था, तो ये उन लोगों ने उसकी शिकायत अकबर से की थी, तो अकबर ने मोटा राजा कहा था जोधपुर के राजा उदय सिंह को। तो यहाँ पे देखिए ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों में बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी वैदिक विचारों के प्रतिपादक जगत रूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे, उनके वेदांत ज्ञान से प्रभावित थे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर आ गया वेदांत ज्ञान, तो जहांगीर, तो इसमें सब जिसमें जहांगीर नहीं होगा वो ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए जहांगीर इसमें भी है, इसमें भी है, और अजीज कोका और अकबर यही इसका सही ऑप्शन है। अभी सेकंड वाला भी देख लेते हैं, मतलब थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। तो देखिए अकबर, शहजादा खुर्रम, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शहजादा राज बिटलदास सूरत सिंह, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब अगर आप नहीं कंफर्म होगा तो जहांगीर वाले ऑप्शन को ही टिक करना है। तो इसमें देखिए मिर्जा अजीज कोका और अकबर जो हैं वो भी सही है। तो इसमें पहला जो है ए वाला सही है। इसके बाद है निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया वो कालानुक्रम में लगाना है। तो ये देखिए पहले आएगा बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखशियर, फिर रफी उद दराज। तो यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, देखिए 1 4 2 3 सी वाला सही है इसमें। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। तो वक्तव्यों को पढ़िए और कूट प्रयोग सही चयन करिए, सही उत्तर का चयन करिए। देखिए मनुची कहता है कि सूरत में पोतारोहण के लिए आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजों पर अपना धन था। यद्यपि अमीरों द्वारा भारत देश में कुल व्यापारिक का एक अंश मात्र था। इसका अर्थ किसी से निकाले गए एक हिस्से गलू विधेय में व्यक्त करना था। तो इसमें देखिए एक कथन सही, एक कथन गलत है, आर कथन सही लग रहा है मुझे। डी, एक कथन गलत है, आर सही है। क्योंकि वेनिस निवासी मनुची शाहजहां के अंतिम समय में दरबार आया था, उसकी रचना स्टोरियो द मुगल में नाम से प्रसिद्ध है। इसमें विशेष जानकारी का अभाव है, क्योंकि इसमें अफवाह और सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास किया गया था। समकालीन स्रोतों से सूरत बंदरगाह सुदूरपुर से व्यापार विवरण प्राप्त होता है, और इसमें बताया जा रहा था कि देश फ्रांस, इटली, यहाँ तक कि सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। तो ये गलत था पहला कथन। अब इसमें नीचे कुछ पॉइंट है। बाबर जी से कलंदर कहा जाता था, उसकी मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। कलंदर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो दान बहुत करता था। इसके बाद अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में किसके वास्तुकार थे? तो अलीवल खान देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा और हसन खान सूरी, शेरशाह के पिताजी का नाम था हसन खान सूर, तो इन दोनों के मकबरे में अलीवल खान जो है ये वास्तुकार थे, बाकी इन दोनों में नहीं थे। हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम ने बनवाया है। इसके बाद है अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में, अच्छा हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया है, लेकिन उसका वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास था। अब इसमें देखना है अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र है? तो दसवंत जो था वो कहार का पुत्र था। इसके बाद है किस मुगल सम्राट ने कश्मीर में श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो श्रीनगर में दिवाली अकबर ने मनाई थी, ए। इसके बाद है फिरदौस मकानी बाबर निम्नलिखित समूह में फारसी अनुवाद कर किसने समझ प्रस्तुत किया? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना जो था वो कई भाषाओं का जानकार था, उसने बाबर के तुजू के बाबरी जो तुर्की भाषा में थी उसका फारसी में अनुवाद किया था, और इसको उपाधि भी मिली थी मिर्जा खान की, मिर्जा खान की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, अब हम यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। बाबर जिसे कलंदर कहा जाता था उसकी मृत्यु 1530 आगरा में हुई थी। बाबर का भारत में कार्यकाल 4 साल का ही था। 1526 में पानीपत के युद्ध से स्टार्ट हुआ था, 1530 में मदिरा पान से इसकी मृत्यु हुई थी। बाबर को कलंदर कहा जाता है। कलंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर बहुत अधिक दानवान करता था। बादशाह शाहजहां गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया था? पाइंदा खान ने किया था, सी। इसके बाद है
मेरे अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह अकबर का है। अकबर किसको कहता है? ये बैरम खां को कहता है। इसके बाद ईरान से आया अफरुद्दीन सिराजी कहता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा राजा आ गया। मैंने देखा 20 वर्ष का एक युवा अपने, और ये अकबर के बारे में कहा गया है। ए यानी कि अकबर। ए। अब इसके बाद वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल में आई थी। अल्तमा जागीर की अवधारणा जहांगीर के शासनकाल में आई थी। पहले ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद है वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, यह स्थायी वंशानुगत भूदान था। भूदान प्राप्त करने दंड के लिए जब्त किया जा सकता था। इसके बाद है एक अमीर को नवीनतम जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जाता था। चारों कथन सही है। तो देखिए इसमें सी वाला यानी 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही हैं। अब इसमें नेक्स्ट है महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहनों को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था। मजहर ए शाहजहानी में एइम्मा चको यानी कि भूमि की 2 श्रेणियों चका है हा मुसम्मती महिलाओं द्वारा धारित भूमि, मुजक्कराती पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। माने मुसम्मती जो होता है वो महिलाओं द्वारा धारित भूमि है और मुजक्कराती जो है पुरुषों द्वारा धारित भूमि। ये कथन भी सत्य है। मदद ए बास के बारे में, मदद ए मास क्या होता था? सरयुगाल यानी कि लगान युक्त भूमि। यह 1690 में फरमान द्वारा औरंगजेब की पुत्री यदि विवाहित हो उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसके हिस्से से वंचित किया। यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति के प्राप्त अनुमान रख सकती है। तो ये चारों कथन जो है वो सत्य हैं। देखिए इसमें डी यानी कि चारों कथन सत्य थे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शाहजहां ने जब करोड़ी आमिल राजस्व संग्रहणता कर निर्धारण को विभाजित किया तो करोड़ी ने प्राथमिक हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया था? तो 8% से घटा के 3% कर दिया, 5% कर दिया था 8% से घटा के। नेक्स्ट है इस बादशाह ने स्थानीय अन्य यात्रियों व्यापारी क्षति ने पहुंचाने कोई व्यापारी ढूंढना बिना उत्तरदायी मर जाता है तो उनके संपत्ति को हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों की केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने के लिए कहा। तो ये शेरशाह सूरी था क्योंकि उसने प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सुधार किया था। ए। इसके बाद है राज दरबार में मीर तुजुक, तो ये सचिव के लिए प्रयोग होता था। मीर तुजुक जो शब्द था ये सचिव के लिए प्रयुक्त होता था। इसके बाद है सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था 1672 में। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मनसबदारी व्यवस्था, मनसब तब है एक पद होता था। मनसबदारी व्यवस्था मनसब एक पद था। बाबर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? हमने पढ़ा कि आगरा पे हुई थी लेकिन उसको काबुल में ले आके दफनाया गया था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। बाबर की मृत्यु अत्यधिक मदिरा पान से हुई थी। तो सी यानी कि आगरा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में बादशाह में किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को कलंदर, ये तो हमने पढ़ा अभी। में जहांगीर किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो राजा विक्रमाजीत के कांगड़ा का अभियान जो भेजा था जहांगीर ने राजा विक्रमाजीत के 1620 में जहांगीर किसके नेतृत्व में कांगड़ा का विरुद्ध अभियान भेजा? तो 1620 में जहांगीर ने राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में कांगड़ा का विरुद्ध अभियान भेजा था। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक बाबरी लिखी? तो तुर्की भाषा में। देखिए तू से तुजुक, तू से तुर्की, लेकिन तुजुक के जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में है। सी यानी कि तुर्की। इसके बाद मुगल काल में जब्ती क्या था? जब्ती एक कर था। इसके बाद शेरशाह के शासन के समय विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था दीवान वजारत। दीवान यानी सैन्य का प्रमुख होता था। दीवान रसालत बाजार का, या दीवान इंशा जो होता था कि दीवान इंशा ए यानी कि पहले देख लीजिए यहाँ पे दीवान वजारत, यहाँ पे दीवान इंशा को नहीं एक्सप्लेन किया है। किसके शासनकाल में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो जहांगीर के शासनकाल में थे। इसके बाद है अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अब्दुल्ला खान उज्बेक जो था वह मालवा विजय के लिए उत्तरदायी था। इसके बाद है अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें देखिए अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में से अमीरों के मुख्य तुरानी और खुजानी अमीर थे। ठीक। 1561 में राजपूत राजकुमारियों की भर्ती शुरू की, 35 में मनसब, साथ ही वह शेख ज्यादा भारतीय मुसलमानों अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था। नहीं, वह भेदभाव नहीं करता था कभी भी। अमीरों के पूर्ण नियंत्रण उसने जागीरें वापस ली, नकदी भुगतान किया, साथ ही घुड़सवारी देना रखा के लिए दाग और उसने नियम लागू किए। इसमें सी वाला कथन जो है वही सही नहीं है। सी वाला।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में किसने अपने पुस्तकालय का एक बाग हरम में रखा था? ये अकबर अनपढ़ था, उसने ही हरम में रखा था। हरम की महिलाएं सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़ के सुनाती थी। तो अकबर अनपढ़ था, उसने ही अपने पुस्तकालय का एक बाग हरम में रखा था। एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी धार्मिक लोगों को दिखाया कि जुबान कुदरत नहीं है, तो अकबर ने ही ये गूंग महल का निर्माण करवाया था। मतलब निर्माण क्या, एक प्रयोग किया था, उसमें उसने बच्चों को ले आके वहाँ पे रख दिया था और 4 साल बाद उनसे जब मिलने के लिए गया तो कोई भी बच्चा बोल नहीं पा रहा था। तो उसका कहना ये था कि ये कुदरत से सीखा जाता है, मतलब कि सांसारिक तरीका है भाषा सीखने का, वो अपने से मतलब ज़ुबान कुदरत नहीं है कि अपने से नहीं आ जाएगा, तो ये अकबर ही था, बी। इसके बाद कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह, औरंगजेब था। औरंगजेब ने कश्मीर की खूबसूरती देखने के बाद कहा कि कोई भी बादशाह फालतू में उधर नहीं जाएगा, सिर्फ जब बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्य होंगे तभी जाएंगे, घूमने फिरने नहीं जाएंगे। तो ये औरंगजेब था। इसके बाद है तैमूर के घराने के संबंध संप्रभु शासकों यहाँ तक सिकंदर काल में अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्म संयम, न्याय में उसके बराबर नहीं था। इस अवतरण में खाफ़ी खान का पहले ये खाफ़ी खान का जो कृति है उसका नाम है मुंतखब उल लुआब, और ये किसके बारे में खाफ़ी खान कह रहा है, तो ये खाफ़ी खान कह रहा है औरंगजेब के बारे में। इसके बाद भारत और ने 2 शासक मक्का और मदीना के लिए पवित्र क्षेत्रों जाने वाले रास्तों को विजित करने में एक तो अकबर था, दूसरा अब्दुल्ला खान उज़्बेक था, बी। इसके बाद है, यह आदेश दिया कि हरम में निवास करने वाले नामों को सार्वजनिक रूप से नहीं लेना चाहिए। तो देखिए हरम हरम में किताबें रखवाई थी अकबर ने, अकबर अनपढ़ था और अकबर ने ही ये कहा था कि जो भी हरम में निवास करने वाले हैं उनका नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश, शहर के आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनके नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसमें अकबर है, ए। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में खजूर ताड़, ये बाबर था। बाबर नशेड़ी था, नशा करते मतलब मदिरा पान से ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसको ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन करता है, तो बाबर था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। किसने कहा था कि कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने में हिसाब से भोजन दिया जाए और टट्टू के अनाज और पानी दिया जाए? तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने, क्योंकि उसने बहुत लंबी रोड का निर्माण कराया था और उसमें रोड में 1700 सरायों का भी निर्माण कराया था। सराय में जो भी आता था तो उसको सरकारी खजाने से पद के हिसाब से भोजन दिया जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए, सी यानी कि शेरशाह सूरी। नेक्स्ट हमारा अकबर के दरबार में ज्योतिर्विद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंध तजनी नीलकंठी लिखा। तो ये नीलकंठ थे। किस शासक ने दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था? जहांगीर लेता था। शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला की संबंधित रचना लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में एक भवन उपद्रवी जनता के साथ कुल निवास के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया? तो जाफर खान को पदोन्नत किया गया था। किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की नूरजहां अपनी छवि सुधारने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान और महल सराय बनाई? तो एफ पेल्सर्ट था, ये डच था। ये इसने कहा था कि नूरजहां ने अपनी छवि सुधारने के लिए अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई। अब यहाँ पढ़ लेते हैं। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एक डच व्यापारी था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। वह आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष बना था। तो ये भी पूछता है कि कौन सा था वो जो आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था? तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। अब इसमें नीचे 2 कथन, नूरजहां की शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ उदासीन हो गया। तो जहांगीर प्रशासन की तरफ उदासीन नहीं हुआ था शादी की वजह से। उसके बाद 1611-22 में नूरजहां अपना एक अलग दल जुनता बना लिया था और वह काफी ताकतवर हुई। ये कथन सत्य है। डी यानी कि ए कथन गलत है, आर कथन सही है। इसके बाद है 1689 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने में सती चंद का क्या तर्क है? अब हमें पढ़ना पड़ेगा। जजिया का आरोप लगाते हुए राजनीतिक संकट सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। तो ये सी वाला जो है यही सही है। इसके बाद है नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मोहम्मद मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर द्वारा आक्रमण मानते थे। ये कथन तो सत्य होना चाहिए। अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रहता तो एक नए राजवंश की स्थापना करता, मराठा महात्मा गांधी को टेटू नहीं। दोनों कथन सत्य लग रहे हैं। इसके बाद तीसरा कथन क्या है? साहू ने बाजी को बादशाह इनके लिए जल्दी पहुंचाऊंगा ताकि औरंगजेब एक मुताबिक न्याय किया गया। जब भी औरंगजेब परेशानी में होगा मराठा मदद करेंगे। जब भी साम्राज्य परेशानी में होगा औरंगजेब। तो ये भी बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा, फौरन नहीं गए थे बाजीराव। तो 3 कथन जो है वो सही है, चौथा कथन ही सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में ए यानी कि 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं सही है। मुजाहिद की उपाधि किसको दी गई थी?
तो मुजाहिद की उपाधि दी गई थी शाहजहां को। मीर बख्शी का क्या पद था? मीर बख्शी था प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने वाला। डी, बाद में युद्ध तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया गया था, तो प्रथमतः किया गया था पानीपत के युद्ध में बाबर ने किया था। बाबर ने। उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था? तो मैती और कूच। मैती और कूच नहीं, इसमें कूच तो है ही, अहोम भी है, तीसरा और चौथा है, मैती नहीं है। तो देखिए तीसरा और चौथा सी। इसके बाद निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूच से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, दाग पता, सबसे पहले दाग पता की शुरुआत है, फिर 1580 में 12 सूबों का सृजन है, उसके बाद उड़ीसा की विजय है, फिर द्वैत, उसके बाद द्वैत पदों की शुरुआत है, लास्ट में उड़ीसा की विजय होना है। तो इसमें सी वाला देखिए, दो माने दाग पता की शुरुआत, फिर तीसरा है 12 सूबों का सृजन, फिर पहला है अकबर की उड़ीसा विजय, मैंने लास्ट में उड़ीसा की विजय लगाया था, तो ये मुझे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नगरीय प्रशासन संबंध नहीं था। देखिए काजी जो होता था वो न्याय का था, कोतवाल भी, मीर अदल भी, नाजिम नहीं होता था। तो ए वाला जो है इसमें संबंध नहीं था। मीर अदल कौन होता था? अदल मतलब कि जो घुड़सवार का प्रमुख होता था, और काजी मतलब कि जो न्याय का प्रमुख होता था, कोतवाल मतलब वही पुलिस वुलिस से। तो पूछा है कि नगरीय प्रशासन थे, तो नगरीय प्रशासन के तीनों थे, नाजिम नहीं था कोई भी पद। कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने झरोखा दर्शन एवं तुलादास की दर्शन की प्रथाएं बंद कराई। नहीं, झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथाएं बंद करवाया था औरंगजेब ने। कब बंद करवाया था? 1663 में बंद करवाया था। नहीं 1663 में नहीं, उसका सन था 1663 में, तो उसने तीर्थ कर लगाया था। ये करवाया था उसने 1669 में। इसके बाद है, तो इसमें यही कथन गलत है। बाकी शाहजहां ने शांतिदास जो हमदास का प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, जैन मुनियों विश्वामित्र निवार करते भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया, ये कथन भी गलत है। भूमि देने दिया था शाहजहां ने। उसके बाद है, शाहजहां ने कश्मीर में हिंदू मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। शाहजहां ने धर्मिताओं को सीधा न करने की छूट दे दी। तो ये तीसरा चौथा इसमें सही है। तो इसमें देखिए तीसरा चौथा ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला दूसरा अच्छा पूछा भी था, सही नहीं है, तो पहला दूसरा जो है वही सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा चौथा सही बताया था, सही नहीं पूछा था तो पहला दूसरा लगेगा। इसके बाद है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अहदी देखिए भद्र सैनिक, तो अहदी जो होता है वो घुड़सवार सैनिक होता है, भद्र सैनिक नहीं। अशरफ जो है कुलीन वंश का व्यक्ति, ठीक है। जामा कामिल, थमान पर लगान, सिवह निगार, समाचार भेजने वाला। तो ए वाला कथन जो है वही सुमेलित नहीं था, भद्र सैनिक नहीं घुड़सवार सैनिक होगा। इसके बाद है, यहाँ देखिए लिया अहदी सैनिक मतलब बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। तो इसके बाद है, इसमें सुमेलित करना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ये प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और उसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के। तो यहाँ अकबर लिखा, तो ये गलत हो गया पहले। फिर हल्दीघाटी युद्ध अकबर और राणा सिंह उदय, ये भी गलत हो गया। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप और उसके बीच हुआ था, अकबर के बीच। और धर्मट का युग औरंगजेब दारा, तो ये सही है। और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब राव सुजा, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा सही सुमेलित है, तो धर्मत वाला सही, तो सी वाला सही सुमेलित है। अब इसके बाद इसमें हमें मिलाना है, सुमेलित करना है 258 नंबर में। खास ए शरीफा, तो बादशाह का अपना प्रतिष्ठान। सहबंदी यानी विशेष अवसर के लिए नियुक्त किए गए सैनिक। तलब, तलब होता था मनसबदार के वेतन की मांग। जकात यानी मार्ग शुल्क। तो इसमें देखिए ए का दूसरा बी का पहला किसमें है? ए का दूसरा बी का पहला इसमें है, और किसी में है नहीं, ए वाला सही हो गया। नीचे दो कथन है, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु मनसबदार जागीर नहीं था। कुछ मनसबदारों को नगद अदाई या जागीरदार नहीं। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। तो ए यानी कि ए आर दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या है। मनसब प्रथा जो है वो अकबर द्वारा स्टार्ट की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? हुमायूं को खगोल एवं भूगोल गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए भारी संग्रह किया था। हुमायूं अपने सैनिकों में पढ़ने के लिए कुछ, सभी कथन सही है। दीन इलाही प्राथमिक रूप था। दीन इलाही देखिए एक धर्म था और अकबर द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले हिंदू जो उसका बीरबल था उसने मतलब किया था, सबसे पहले नहीं लेकिन उसने लिया था। तो इसमें पूछा है कि प्राथमिक रूप से क्या था? तो विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना,
सी। अब देखिए यहाँ लिखा है खाने समा राजकीय विभाग का एक प्रधान होता था। राजकीय विभाग का प्रधान उसको खाने समा कहते थे। मनुची और टवर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मान सिंह को फर्जंद की उपाधि अकबर ने दी थी। राठौड़ विद्रोह के संबंधित कथनों पूछा गया। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह द्वारा राठौड़ विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। ये कथन सत्य है। उसके बाद है राठौड़ विद्रोह अंग्रेजों और जोधपुर की मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ। तो ये कथन तो सत्य नहीं। रानी हांडी को विद्रोह में राठौड़ों और मेवाड़ों को राजा जयसिंह ने समर्थ। तो दूसरा कथन जो है वो सही है और चौथा कथन इसमें सही है। तो दूसरा और चौथा इसमें जो है वो सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए लिखा है औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। तो नौरोज एक ईरानी त्योहार था, तो औरंगजेब ने उसको नहीं मनाया। नौरोज कौन स्टार्ट किया था मनाना? बलबन सल्तनत काल में था। तो ये कथन जो है उत्सव को मनाना जारी रखा, ये कथन असत्य है। और औरंगजेब ने सिक्कों पे कलमा खुदवाना भी बंद करवा दिया था। तो बी वाला कथन इसमें सही नहीं है। बी वाला कथन इसमें सही नहीं है। इसके बाद है इन कथनों पर विचार करना है। तो देखिए W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के किसान विद्रोहियों की बात की थी विरुद्ध। तो ये कथन सर्वप्रथम उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने यह भी तर्क किया कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रशासनिक नीति को बढ़ाने से मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। नहीं, मध्यम वर्ग का विकास नहीं हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट है C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए गेटरॉन सिद्धांत को विकसित किया है। ठीक। J.F. रिचर्ड ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध के स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। तो दोनों कथन तीसरा चौथा इसमें सही है। तीसरा चौथा इसमें सही है। इसके बाद शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया। ठीक है। मिर्जा हैदर दुगलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया। नहीं, निष्कासित नहीं किया था उसने। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया। ये भी कथन असत्य है। उसने दाग और चेहरा को आरंभ किया। आरंभ नहीं किया था, जारी रखा था। इसमें पहला चौथा कथन जो है वो, इसमें दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। बी यानी कि दूसरा तीसरा सही नहीं है। सही नहीं पूछा था, पहला चौथा सही था। इसके बाद है अकबर के निम्नलिखित कथनों आईन अकबरी अंतिम भाग में विचारधारा और रीति रिवाज वर्णन किया। ठीक है। अकबर ने शेख फैजी के मस्जिदों का भारतीय अनुवाद करने का आदेश दिया। ठीक है। अकबर ने विवाह पश्चिमी वरीयता को परिवार में किया। सही है। अकबर ने 1562 में आदेश दिया कि विद्रोहियों को तो गाँव में स्त्रियों और बच्चों को दान में। सही है। चारों कथन सही है। तो इसमें देखिए बी यानी कि 1 और 4 बताए। कौन सा कथन सही है? 1 और 4 बताए। यानी कि ये विवाह के पक्ष में अपनी अच्छा, ये फैजी को नहीं दिया था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, वो खाना खा को दिया था, रहीम खाना खा को। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम से हिंदी के वार्तालाप में अभिव्यक्त किया। अब ये कहाँ से दिया है पता नहीं। इसमें दिया है कि 1 और 4 ही सही हैं। तो ये तो गलत था। पहला और चौथा इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल की सत्ता का वास्तविकता है कि अच्छी बुरी थी, दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन था J.F. रिचर्ड्स का। J.F. रिचर्ड्स कौन थे? J.F. रिचर्ड्स थे जिन्होंने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध के स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ था। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें उनमें से एक कथन दूसरा तर्क है, तो बताना है। 28 सन मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिक अयोग्य सेना उत्तरदायी थी। नहीं, इस काल में मुगल राजनीतिक अमीर स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त हैं, उन्हें साम्राज्य नीति में कोई रुचि नहीं थी। तो ये कथन सत्य है, मतलब तर्क सही है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। डी यानी कि ए गलत है, आर सही यानी तर्क सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित सही कालक्रम में कूट में दिए गए उत्तरों में कौन सा सही उत्तर है, चिन्हित करना है। सही कालक्रम में रखकर, अच्छा इसको सही कालक्रम में रखना है। देखिए चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और गाजी कहा था। पालखेड़ का युद्ध हुआ था 1728 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। तो 1539 नहीं, पहले खानवा से चालू होगा, फिर ये पहला तीसरा चौथा दूसरा किसमें है? देखिए पहला तीसरा चौथा दूसरा, ए वाला। इसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई। तो तारीख फरिश्ता की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई, ए। इसके बाद है निम्नलिखित किस इतिहासकार ने लिखा कि नूरजहां के संबंधी जानकारी हर प्रकार से अनुगत बढ़ा देना चाहिए? तो मुत्तमिद खान ने ये कहा था कि नूरजहां के संबंधियों की जानकारी को हर प्रकार से अनुगत बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की एक विधि सम्मत वर्ग था। मुगल काल में शामिल नहीं था। तुर्कानी
ईरानी तुरानी एवं शहजादा अमीरों की सामाजिक विभेद उल्लेख था। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक शासकीय सेवा में रहे उन्हें खानजात कहा गया था। तो इसमें सही कथन पूछना था, तो इसमें यही कथन सही है कि वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे उन्हें खानजात कहा गया था, डी। इसके बाद बाबर की नानी जो यूनुस खान की, तो बाबर की नानी का नाम था ईशान दौलत बेगम, बी। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए बरीद गुप्तचर, ये गुप्त काल से चला आ रहा है और सल्तनत काल में भी बरीद का अर्थ होता था गुप्तचर। अमीर हाजिब यानी कि मुख्य प्रबंधक, तो शिष्टाचार का मुख्य प्रबंधक कई बार पूछता है कि अमीर हाजिब कौन था, तो शिष्टाचार का मुख्य प्रबंधक। इसके बाद नीचे दो कथन है, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था व्यवस्थित हो गई। अकबर ने शेरशाह द्वारा भू राजस्व व्यवस्था कुछ संशोधित नियमों को अपनाया। तो दोनों कथन सत्य है लेकिन अलग अलग हैं। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह, तो दोनों अलग अलग हैं, मतलब व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसमें बी यानी कि यार दोनों सही है लेकिन आगे की व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करने के लिए जीवन सही नहीं है पूछा है, तो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं। पुनर्जागरण चित्रकला अकबर संगम में बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। देखिए यही कथन जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, थोड़ा तो किया होगा, तो इसमें डी जो है यही कथन असत्य है। अब इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर के काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा नीति के बारे में लिखा है? तो लिखा है ये फादर मुंसेरात ने, डी। और जो उस समय जो पाठ्यक्रम था उसको फैजी ने डिसाइड करवाया था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वतन जागीर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो वतन जागीर जो है, वतन जागीर अकबर के समय स्टार्ट की गई थी, तो यहाँ लिखा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल में शुरुआत हुई थी, तो ये कथन ही गलत हो गया, सही नहीं पूछा था, तो पहला ही कथन सही नहीं है, ए। इसके बाद है, निम्नलिखित में किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र करने को गुजारा बताया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने और क्या किया था, तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी और सरायों का निर्माण करवाया था। सराय में जो आए उसको उसके पद के हिसाब से भोजन और उसके मतलब गधा जो था या खच्चर जो मतलब टट्टू, तो उसको खाना पानी देने के प्रबंध करवाया था। कौन सी राजपूत राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया? तो हमीदा बानो बेगम, बी। इसके बाद मिलाना है, देखिए राल्फ हिल्च आया था अकबर के दरबार में, बर्नियर आया था औरंगजेब के दरबार में, थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, सिद्दी अली रईस आया था हुमायूं के दरबार में। तो अब यहाँ पे देखिए, सिद्दी अली आया था हुमायूं के दरबार में, राल्फ हिल्च आया था अकबर के दरबार में, बर्नियर आया था औरंगजेब के दरबार में, थॉमस रो आया था जहांगीर के। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा है मुसरिफ यानी लेखाकार, अगर यहाँ मुस्ताफी लिखा होता मतलब लेखा परीक्षक, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मुशरिफ मतलब लेखाकार, मुस्तौफी मतलब लेखा परीक्षक। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने उल्लेख किया कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट हमारा वतन जागीर एक आम शब्द है, इसका बुरा किसका था? तो वतन जागीरों की आय का एक भाग। नेक्स्ट हमारा 1574 में अकबर ने अमीरों को संसद मनसब एकल मनसब किसी आधिकारिक पद इंगित करता था, तो ये तो सही है। लड़ाई की तरफ कुछ बहुत छोटे धर्म थे, जो सभी अधिकारी मनसबदार थे, तो दोनों कथन है सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। ए यानी कि ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था, किस फांसी गंज में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है? तो नमकीन मुनसात नमकीन में दिया गया है। यह साथी लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते हैं, वे अपने अधीन रहते ही शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया है, मतलब फरीद बाद में शेरशाह, बी। इसके बाद इसको मिलाना है, देखिए अमीर या हाजिब का मतलब होता है मुख्य प्रबंधक, और जहाँ भी बरीद आएगा मतलब गुप्तचर अधिकारी, मुशरिफ मतलब होता है लेखाकार, मीर अर्ज मतलब सेना का प्रमुख, अर्ज मतलब सेना से होता है। तो अब मिला लेंगे हम लोग। उसके बाद है, मुगल के ज़माने में बादशाह को तोहफे में देने के 2 तरीके थे, पेशकश और नज़्र। तो औरंगजेब ने शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। तो पहला है, नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज़्र कहा जाए, ठीक। राजकुमार द्वारा दिए गए तोहफों को नियाज़ कहा जाए, ठीक। अमीर द्वारा दिए गए तोहफे को निसार कहा जाए, ठीक। कम अतुल अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए तोहफे को नज़्र कहा जाए। तो देखिए नज़्र जो है वो नकद के रूप में पेशकश को नज़्र कहा जाता था, जो हर कोई भी नकद के रूप में देता था, तो ये कथन जो है डी वाला कथन जो है गलत है, डी। नेक्स्ट है हमारा, अकबर ने फर्जंद की उपाधि, तो मान सिंह हमने वहाँ पढ़ा था, तो ऊपर जो पॉइंट लिखा था, अकबर ने फर्जंद की उपाधि मान सिंह को दी थी। उसके बाद है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था, तो मोहम्मद शाह था। 1739 में, बी यानी कि मोहम्मद शाह।
दारा शिकोह ने मुल्हिद किसको कहा था? तो औरंगजेब को मुल्हिद कहा। दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? औरंगजेब ने दारा शिकोह को मुल्हिद कहा था। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को मिली थी। औरंगजेब द्वारा किस दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? गोलकुंडा को अंतिम रूप से शामिल किया गया। इसके बाद है उत्तर पश्चिम सीमावाद में अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो कांधार की विजय थी। एक मिनट, कांधार या काबुल, तो इसमें कांधार ही है। इसके बाद है नेक्स्ट, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें क्या है कि इस्लाम सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, तो ये सत्य नहीं है कथन कि सम्राट जैसे अगर वो हिंदू होगा तो जरूरी थोड़ी कि इस्लामी परंपरा का पालन करेगा। इसके बाद मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो अकबर ने किया था। 12 प्रांतों में विभाजित किया था। बाद में 3 प्रांत और जीते थे असीरगढ़ को लेके, तो 15 हो गए थे। तो पहले प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। इसके बाद है मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था प्राथमिक नियंत्रण शक्ति संतुलन के तहत कौन अधिकारी सूबे पर नियंत्रण रखता? तो दीवान जो था वो सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। ए। इसके बाद है परगना का अधिकारी, तो सिकदार उसको कहते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल में? तो ये देखिए हुआ था अकबर के शासनकाल में, लेकिन क्वेश्चन को इसमें अकबर नहीं दिया है मनसबदारी प्रथा, तो चंगेज खान होगा फिर बी। इसके बाद है किसने सल्तनत उद्योग कर जहांगीर अपने कैंप में बंद? महावत खान ने जहांगीर को अपने कैंप में बंदी बना लिया था। नूरजहां को फिर पता चला तो उसने आसफ खां को भेजा था, आसफ को दोषी ठहराया था। इसके बाद अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी में एक हिरन का भी वो है, महल है, हिरन वो अपने हाथी के उसमें बनवाया गया है। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में कौन से नवीन बांध का गठन किया गया था? उड़ीसा का गठन किया गया था जहांगीर के प्रांत में, उड़ीसा नामक नवीन बांध का गठन किया गया था। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो अमीर कहा जाता था। इसके बाद मुगल जना नौपसरी मीर बहर इसको बोलते हैं। चगदाई तुर्क कौन था? तो मुगल था। कौन सा सुमेलित है बताना है, सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें अकबर का राल्फ फिंच होना चाहिए, तो अकबर का दिया है विलियम हाकिम जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो दोनों इसमें सही नहीं हुए। शाहजहां का थॉमस रो आया था जहांगीर के ही शासनकाल में। तो औरंगजेब मनुची, तो औरंगजेब के काल में मनुची सही सुमेलित है, डी। उसके बाद है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। अब हम आ गए हैं 307 पे। हमीदा बानो बेगम थी, हुमायूं की बेगम थी, अकबर की माता जी थी। इसके बाद है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मुगल सेनापति था वो शाइस्ता खां, सी। इसके बाद है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई 1665 में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य 11 जून 1665 में हुई, जिसके अंतर्गत शिवाजी 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। 12 दुर्ग जागीर के रूप में उनके पास हैं। 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए। दरबार के नियम तोड़ने के कारण शिवाजी को गिरफ्तार करके जयपुर भवन आगरा में रखा गया। रक्षकों को चकमा देकर शिवाजी जेल से भाग गए। तो पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई। और उसमें क्या हुआ था कि 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिया गया था। मनसबदारी किसके द्वारा आरंभ की गई? तो मनसबदारी प्रणाली के अकबर द्वारा और शेरशाह सूरी द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 311। दक्षिण दिनाजपुर को किसने बर्बाद कर दिया था? औरंगजेब ने बर्बाद किया था। गोलकुंडा को अंतिम रूप से जीत के अपने राज्य में मिलाया था। इसके बाद है नेक्स्ट, शेरशाह सूरी किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। थॉमस रो जहांगीर के संस्थान में आया था। वे अभी जिनको पूर्वज मुगल शासन में सेवारत कहलाते थे, तो वो कहलाते थे इसमें से कोई नहीं, क्योंकि मिर्जा एक टाइटल थी, खाना एक पद दिया जाता था, उपाधि दी जाती थी, और शेख ज्यादा राजकुमारों को या कोई आय को कहते थे, तो ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं, डी। इसके बाद है राजपूत के साथ मेल मिलाप की नीति के अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, डी। अब आ गए हम 316 नंबर क्वेश्चन पे। मेवाड़ राज जो बाबर के समय से ही मुगल राज को चुनौती दे रहा था, किसके समय पराजित किया? जहांगीर के समय में पराजित किया गया। अकबर के मामले में प्रसिद्ध था, जो भारत में बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि वो उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील समाज में ढाल दिया था। तो ये जो है मतलब वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था थोड़ा।
तो डी वाला कथन इसमें। इसके बाद मिलाना है, तो देखिए पानीपत का पतन 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध भी बाबर का हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने भारत का अपने आप को शहंशाह घोषित कर दिया था। तो कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो आप मिला लेंगे हम। इसके बाद है शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिक दायित्व विधिवत उन्हें कुछ वर्ष परिभाषित किया गया था, ये शामिल है उपयुक्त सभी में, डी। इसके बाद है हुमायूं ने 1555 में दिल्ली से फिर से आक्रमण कर दिया। तो दिल्ली में 1555 में जब हुमायूं ने आक्रमण किया तो सिकंदर शाह को हराया था, सिकंदर शाह को। इसके बाद है गुरु तेग बहादुर, गुरु को खुसरो की सहायता करने के लिए दंड दिया गया था, तो अर्जुन देव को दिया गया था। इसके बाद है जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अच्छा, मान सिंह को फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। मान सिंह को फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब के समय की जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चूड़ामल ने। 324 नंबर क्वेश्चन है कि कौन शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ? तो इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ। एक्सप्लेनेशन है, शेरशाह की मृत्यु के उपरांत उसका द्वितीय पुत्र इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। उसने 1545 से 1553 तक शासन किया। तो आता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के उपरांत कौन उसका उत्तराधिकारी हुआ? तो इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। 13 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठने वाला शासक अकबर था। बैरब खां के संरक्षण में था वो। इसके बाद है कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो बैजू बावरा, बीरबल और रहीम खान खां था, टोडरमल था, बैजू बावरा नहीं था। इसके बाद है दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती शेरशाह का शासनकाल था। तो शेरशाह का शासनकाल जो था वो हुमायूं और अकबर के बीच है, बी। इसके बाद बाबर और राणा सांगा के युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद और गाजी की उपाधि ली थी, जिहाद और गाजी। उसके बाद है सम्राट जहांगीर के समय कितने रोज तक रहा थामस रो? तो जहांगीर के दरबार में थामस रो 3 साल रहा था। 1615 में आया था, 1619 में गया था। 1615 में आया था और 1619 तक रहा था। इसके बाद है निम्नलिखित किस इतिहास ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बदायूनी ने कहा था। अकबर के सैन्य अनुयायियों को कालानुक्रम में लगाना है। तो देखिए इसमें माल, गुजारी, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध, असीरगढ़, यानी लाइन में ही है। माल, मालवा, गुजारी, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध, असीरगढ़। तो ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पहला वाला सही है। 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? यही था, असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना, यही सबसे बड़ा उसका संकट था। शेरशाह के विषय में क्या सत्य है? एक बड़े 3 निर्धारक की भूमि की पैमाइश करवाई, दिल्ली के पुराने किला एक कोना के निर्माण करवाया। देखिए शेरशाह के विषय में असत्य कथन पूछा है, तो ये देखिए सत्य कथन है। दिल्ली, ये तीनों सत्य कथन है। दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोना मस्जिद का निर्माण कराया। सासाराम में एक किले का निर्माण, तो किले का निर्माण नहीं था, सासाराम में उसका मकबरा है। तो देखिए यहाँ पे है कि स्वयं का मकबरा बनवाया था, मरने से पहले ही मकबरा बनवा दिया था। इसके बाद है जिहाद का उद्घोष किया था, तो खानवा के युद्ध में किया था बाबर ने। निम्नलिखित किन विदेशी यात्रियों में मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? कौन सा विदेशी यात्री है जो इनमें से मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बाकी ट्रेवर्नियर आया था औरंगजेब के शासनकाल में। थॉमस रो अभी हमने पढ़ा 3 साल रहा था जहांगीर के शासनकाल में। और बर्नियर भी शाहजहां के शासनकाल में आया था शायद। अच्छा, बर्नियर और ट्रेवर्नियर दोनों आए थे। बर्नियर आया था शाहजहां के शासनकाल में, और औरंगजेब के शासनकाल में ट्रेवर्नियर आया था। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं कहाँ से उत्तरदायी हो सकती है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए? तो इसमें यही होगा, डी। ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो शेरशाह सूरी का सेनापति था ब्रह्मजीत गौड़। अकबर और राणा प्रताप के हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था, 1576 यानी कि बी। मुगल सम्राट अकबर की जीवन की अंतिम विजय थी असीरगढ़ विजय, उसकी अंतिम विजय थी। नेक्स्ट है हमारा, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? तो खाने समा होता था। राजकीय गृह विभाग का प्रधान अधिकारी हमने वहां पढ़ा था, खाने समा होता था। इसके बाद खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो शाहजहां के समय हुआ था। तो अब ये देखिए इसमें 340 क्वेश्चन हो गए हैं, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।